आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी, समी इब्राहिम और हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुल्फ़िकार अली भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इनसे भी खबरें जानेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस मसले की, उस बहस की जो एक तवील अरसे से चलती आ रही है। तवानाई के बहरान को हल करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमेशा कालाबाग डैम बनाने की बात की गई, लेकिन किसी भी दौरे हुकूमत में इसकी तामीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो सका। लेकिन अब लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि बिजली और पानी के संगीन बहरान के होते हुए कालाबाग डैम की अहमियत से कतन इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए वफाकी हुकूमत कालाबाग डैम की तामीर करे। हुकूमत कहती है कि डैम की तामीर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की करारदादें मंजूर नहीं कर चुकी, इन्होंने मंजूर नहीं की। हमें आज ये बात करनी है कि क्या डैम की तामीर में ताखीर जो है ये सियासी बुनियादों पर की जा रही है। हमारा सवाल भी आज इसी से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि कालाबाग डैम पर लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। ईमेल करें, SMS करें या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत आम खबरें सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। काजी, एक तो रिसेंटली फिर एक IMF ने हिदायतनामा जारी किया है हमारी मैशियत के बारे में। वो ये कह रहे हैं जी कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगी और साथ ही वो कुछ 6.5 से या 7% तक हमारा जो है डेफिसिट होगा जो आने वाला बजट है। और इसमें उन्होंने हमें और फिर वो जो एक ही उनके पास रेसिपी है कि जनाब आप अपनी सब्सिडीज़ विदड्रॉ कर लें। तो ये सारे जो हदायतनामे होते हैं आमतौर पे इनमें बात जुज़वी तौर पे चीज़ें दुरुस्त होती हैं, मगर वो हल जो बताते हैं वो यही होता है कि प्रेशर और जो बोझ है वो आवाम पर डाल दिया जाए। फिर इसके साथ कुछ मैंने पिंडी की 2 खबरें ली हैं। एक तो ये कि पिंडी के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बुरी तरीके से फ्लीस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है और ये सरकारी खबर रसां एजेंसी ने हमें ये खबर दी है कि ख़ास तौर पे जो सरकारी अस्पताल हैं और जो इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं उनके अंदर जो फार्मेसीज़ हैं वो दुगने पैसे चार्ज कर रही हैं और मरीज़ों ने ख़ुद शिकायत की है इस संबंध में। फिर एक सेमिनार हुआ कराची में जिसमें कुछ जो हमारे माहिरीन डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि जो अल्सर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और तकरीबन 70% लोग जो हैं पाकिस्तान में वो किसी न किसी शक्ल में इस आर्जे में मुब्तला हैं। ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मगर जो सब ह्यूमन लेवल्स पे हमने लोगों को रखा हुआ है, जो वहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं खुराक ठीक नहीं है, लिविंग ठीक नहीं है, इस हवाले से। और फिर शायद आखिर में मैं बात करूँगा 3 उन मजदूरों की जो कि वर सफोकेटेड टू डेथ। इसमें ख़ास तौर पे मैंने मेतुल साहब ये नुकता उठाया है कि ये लोग जो हमारे घर बनाते हैं, खूबसूरत दालान बनाते हैं, इनकी अपनी कंडीशन कैसी हैं कि वो एक कमरे में 5-6 क्रैम्प थे और वहाँ पे एक अंगीठी थी उसकी कोल की जिससे वो हिद्दत या हरारत ले रहे थे, तो उसकी वजह से वो 5 मर गए। तो ये क्यों है कि जो लोग हमारे घरों को इतना संवारते और बनाते हैं हम उन्हें क्यों मजबूर कर देते हैं इन कंडीशंस में कि वो जहाँ उन्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। सही शाजिया, मैंने खबर ली है अक़वाम मुत्तहिदा से, वहाँ पर फ़लस्तीन को अब एक नॉन मुबस्सर मेंबर का स्टेटस हासिल हो गया। बहुत बड़ी इसमें फ़लस्तीन पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि स्टेटस अपग्रेड हुआ है, क्योंकि आज से तकरीबन 60 साल पहले लीग ऑफ नेशन ने इसी तरह वो उसको करके करारदाद के ज़रिए जो ये मुल्क है इसको 2 हिस्सों में अक़वाम मुत्तहिदा ने तकसीम किया था। तो आज इन्होंने वो एक स्टेटस हासिल कर लिया। देखेंगे कि ये कितना सिंबॉलिक है। क्या इससे फ़लस्तीनियों का जो मामला है, जो कहा जा रहा है कि 2 स्टेट थ्योरी कि इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीनियों की भी रियासत हो, उसकी जानिब कोई पेशकदमी होगी, या ये भी एक अक़वाम मुत्तहिदा में जैसे बहुत सारी दूसरी करारदादें कागज़ों में दबी हुई हैं, ये भी एक पीस ऑफ पेपर होगा फ़लस्तीनियों के लिए जिस पे आप थोड़ी सी खुशी मना लें और प्रैक्टिकली इसको कुछ आपको हासिल नहीं होगा। दूसरा शाजिया, मैंने जो ख़बर चुनी है वो लाहौर से है। गुज़श्ता 6 माह में 310 नामालूम अफराद की लाशें मिली हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से, जिनमें से सिर्फ 71 की शिनाख्त हुई है और बाकियों को लावारिस करार देकर दफन किया गया है। लेकिन कुछ 2-3 दर्जन बॉडीज़ अभी भी मुर्दा खानों में पड़ी हैं। तो इस पर बात करेंगे कि ये किसके प्यारे थे, किस तरह इस अंजाम को ये पहुँचे और इनकी आइडेंटिटी मालूम करने के लिए हुकूमत ने क्या कोशिशें की। फिर शाजिया एक ख़बर DGPR डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब में एक हवाले से है। जुल्फ़िकार अली साहब, वहाँ पर तकरीबन 70 मुलाजमीन थे जिनको 2009 में कन्फर्म कर दिया गया था एक लेटर के ज़रिए, लेकिन अभी चंद दिन पहले वन फाइन मॉर्निंग ऑल ऑफ ए सडन एक लेटर आया कि जी वो जो हमने आपको कन्फर्म किया था वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे कि ये कोई जंगल है, कोई कानून है,
अगर जो किसी को मुलाजमत दी जाती है, जिस तरह देने का एक तरीक़ाकार है, वैसे ही उस मुलाजमत को ख़त्म करने का तरीक़ाकार है। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक दिन बड़े आराम से सुबह लेटर किसी को भेज दें और कहें कि जनाब बस आपकी मुलाजमत जो है कंफर्म ख़त्म हो गई और अब आप तो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम हम आपको ऑफ़र करते हैं अगर बनना चाहें। और आखिर जो खबर मैंने चुनी वो कराची की हल्का बंदियों के हवाले से है। कल सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ने रिमार्क्स दिए तो उस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। उनका ये कहना है कि अगर किसी जज की जानिब से ये कहा जाए कि हल्का बंदियाँ इस तरह की जाएँ कि किसी सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी ना हो और ख़ास बंदोबस्त किया जाए कराची में, तो इससे नफरतें बढ़ेंगी, इससे मामला सुलझेगा नहीं। आज इस पर भी गुफ्तगू। ठीक है जुल्फ़िकार, आप क्या बताना? शायद जैसा कि आपने फरमाया कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है कालाबाग डैम पे, तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बड़ी सालों से पेंडिंग चला रहा है। तो आज हम लोगों को बताएंगे कि असल में ये मंसूबा क्या है, हकीकत क्या है, इसके पीछे क्या क्या है और असल में अगर ये बन भी गया तो क्या होगा। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कालाबाग डैम की तामीर के मुतालिक ये कहते हैं कि इससे मुतालिक सूबों के जो सियासी इख्तलाफात हैं इन्हें मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। याद रहे कि 1960 में सिंताज मुआहदे के बाद 1978 में इसकी तामीर करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुई, लेकिन फिर सियासी इख्तलाफात की वजह से इसकी तामीर को रोक दिया गया। बेसिकली ये मसला है क्या खैबर पख्तूनख्वा, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली इसके खिलाफ करारदादें मंजूर कर चुकी हैं। जुल्फ़िकार से सबसे पहले बात करते हैं, आज उन्होंने इसी स्टोरी पर हमसे स्पेशल बात करनी है। ये मसला है क्या जुल्फ़िकार? शायद जैसा कि आपने बताया कि कालाबाग डैम शुरू से ही एक पॉलिटिकल मसला बना, हालांकि ये टेक्निकली एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जैसे तरबेला डैम और मंगला डैम बने थे। बल्कि एक जो वापडा के लोग हैं, जो हमारे ज़राए हैं, जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, माजी में बहुत सालों से हो रही है, वो कहते थे कि कालाबाग डैम तरबेला से पहले बनना था। अच्छा, एक्चुअली ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसके रिप्लेसमेंट प्लान का हिस्सा था, लेकिन लोगों ने ये कहा कि ये तो एक इजी प्रोजेक्ट है। उस वक्त की हुकूमत को कहा कि ये आसान प्रोजेक्ट है। अच्छा, सिर्फ एक सेंटेंस में ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जब थोड़ा सा इस पर रिसर्च की तो ये जो हमारा वो जो 5 साला वो फेज 2 का मंसूबा था ना 1954 में, उसमें कालाबाग डैम बनाने की असूली तौर पर मंजूरी दी गई थी कि कालाबाग डैम बनेगा 1954 से। आप यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये समीर साहब उससे भी पीछे जाए ना, तो जब अंग्रेजों ने इस एरिया को डेवलप करने का प्रोग्राम बनाया था, जब ग्रेटर थल कैनाल जो इस वक्त एग्जिस्टिंग कैनाल है, ग्रेटर थल नहीं, जो उससे पहली पुरानी कैनाल है, जब ये इन्होंने ये फैसला किया था कि इन्होंने मियाँ वाली का, भक्खर का, खुशाब का और डेरा इस्माइल खान से दूसरी तरफ इलाकों का और बलूचिस्तान को डेवलप करना है, तो ये कालाबाग डैम की जो साइड थी ये डिसाइड हो चुकी थी। इसका 1800 कुछ में भी इसका अंग्रेजों ने भी फैसला किया हुआ। बात ये नहीं, बात ये है कि पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ है कि कालाबाग डैम बनाने की बात हुई और लेटेस्ट जो था जिस पे कंसेंसस डेवलप हुआ वो 91 की अकॉर्ड थी, वाटर अकॉर्ड बिटवीन द प्रोविंसेस। उसमें ये फैसला हुआ कि, लेकिन उसमें चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी, जब इसका फैसला हुआ तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम का, पंजाब को ये कहा गया, चारों सूबों ने कहा, तीनों सूबों ने ये कहा कि आप चीफ मिनिस्टर जाम सादिक थे सिंध में, उधर मीर अफजल साहब थे, तो यही दोनों थोड़ा सा उनका इख्तलाफ था इससे, तो उन्होंने कहा कि आप कालाबाग डैम का नाम ना लें लेकिन आप रख लें तो हम इस पर साइन कर देते। वो इसलिए कि जो 91 की अकॉर्ड थी उसमें शेयर बढ़ता था पानी का, सिंध का भी और जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है उसका भी। उस वक्त ये प्रिंसिपली डिसाइड हो गया कि ठीक है इसका नाम न लें लेकिन फ्यूचर में इसको बना लेंगे, और लाइन ये ऐड की गई कि सूबे इस बात पे इत्फाक राय करते हैं कि फ्यूचर में दरियाए सिंध पे जहां जहां मुमकिन है वहां पे स्टोरेज डैम बनेगी। ठीक है, वो बन गया। अच्छा, उसके बाद 91 में ही एक CCI की मीटिंग हुई। CCI की उस मीटिंग में CCI ने इस प्रोजेक्ट को फिजिबल करार दिया और गो एड दे दिया। वापडा को ये कहा कि आप इसका इंतजाम करें, आप बनाएं इसको। वो नहीं बना कुछ भी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई, अगले इलेक्शन आ गए, बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई, फिर वो थोड़ा सा पीछे मामला का टाइम पड़ गया। उसके बाद 98 में मियां नवाज शरीफ की जब दोबारा हुकूमत आई तो CCI में ये केस एक बार फिर ले जाया गया। CCI की उस मीटिंग के मिनट्स जो है उनमें ये लिखा हुआ है कि कालाबाग डैम का आपने जो फैसला पिछली CCI ने किया हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा गो ऐड करें, और फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया करें।
लेकिन उसको समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जन्म मुशर्रफ साहब का दौर है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ क्या है। टेक्निकली कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा भी इस पे कन्विंस थी बनाने में। सही। अच्छा, एक वक्त ये आया कि असफंदियार वली ने जो है वो कमिट की इस बात को कि हमसे गलती हुई, और लेकिन अब ये गलती चूंकि हो चुकी है। ये बात मैं शमसुल मुल्क साहब को मैं कोट करता हूँ, वो खुद कहते हैं, वापडा साहब जब उन्होंने इनिशिएट किया था प्रोजेक्ट, वो नौशहरा के रहने वाले थे और उनको सबसे ज्यादा खतरा था। वो कहते थे मैं इसमें डूबूंगा ना, पहले चेयरमैन वापडा कहते हैं, तो फिर आप डूबेंगे आवाम को वहां के कहते हैं। एक बात मैं ऐड करूं, बात आप जारी रखिएगा, मैं चाहता हूं जरा बात खुल, एक बहुत सारी थ्योरीज है उसको हम नहीं कर सकते। कहा यह जा रहा है कि जो पावर जनरेशन पे जिनके स्टेक्स हैं इस मुल्क में, जो यहाँ पे ये जो आपका प्राइवेट सेक्टर 450 बिलियन की सब्सिडी आप दे देते हैं, आवाम को नहीं देते, आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे देते हैं। अगर ये हाइडल पावर ये प्रोजेक्ट बने तो जाहिर है कि ये माफिया टूट, ये एक थ्योरी एक प्रेवलेंट है। आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि वो गलतियां तो रियलाइज कर रहे हैं अपनी कि जी, तो क्या अमर माने था, कौन थे वो पावर ग्रुप्स थे, वो कौन से माफियाज थे जिन्होंने उसको रुकवाया, और उनके पीछे मकसद क्या था? देखिए काजी साहब, ये तो कालाबाग डैम की एक की बात नहीं है। मुझे बताएं, पाकिस्तान में तरबेला मंगला के बाद या चश्मा का छोटा रिजर्वायर के बाद पाकिस्तान में कौन सा रिजर्वायर डेवलप हुआ है? ये आपका शक कह लें, आपका एक खदशा कह लें, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि पॉलिटिकली हर आदमी ने सोचा है। यानी मेरी बात सुने, जब अभी ये 98 की हुकूमत बनी है तो मियां नवाज शरीफ साहब लाई थे फेडरल गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के, तो यहाँ 90 शहरा पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, और हमने पूछा जी कालाबाग डैम की बात करें, तो कहते हैं इससे ये इत्तफाक़ राय से बनेगा। तो यही बात जो मौजूदा वज़ीर आज़म राजा प्रेस्टफ है, तो ये जब वज़ीर पानी और बिजली थे सबसे पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम ये डैम जो है यार ये ना बनना है ना इसका कुछ होना है, तो क्यों ना हम अगली तरफ जाएं, तो कालाबाग डैम हम नहीं बना रहे। इन्होंने बकायदा सीधा रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, मैं 2004 की आपको जो बात बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जनाब मुशर्रफ कन्विंस था कि यार ये डैम बन जाना चाहिए। उन्होंने 2 कमेटियां बनाई, एक टेक्निकल कमेटी बनाई और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। टेक्निकल कमेटी का हेड बनाया उन्होंने ANG अब्बासी साहब थे, जो सिंध से इंजीनियर है। अच्छा, और निसार मेमन साहब को उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड बनाया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिसीजन दिया कि ठीक है जी, हमारी तरफ से ये मतलब कोई मसला नहीं। टेक्निकल कमेटी के 7 मेंबरों ने, ये मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है, सवाए चेयरमैन साहब के, ANG अब्बासी साहब के, टेक्निकल कमेटी के 7 मेंबरों ने हमायत की, उन्होंने हमायत कर दी। चेयरमैन ने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट लेके वो सारी समरी फारिग कर दी, जिसकी बेस पे हाईकोर्ट में भी कोर्ट हुई है कि वो 2004 वाली जो कमेटी थी उसने किया हुआ है। कमेटी असल में इख्तलाफी राय। बात यह है कि इस मंसूबे की फिजिबिलिटी पे पाकिस्तान के किसी इंजीनियर को, मैं लड़काने के इंजीनियर से भी, मैं वहाँ भी गया हूँ, गोठों में गया हूँ, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं था कि कालाबाग डैम किस इलाके में वाक़, पंजाब के किस हिस्से में बनना है। लेकिन वहाँ के इंजीनियर जो वापडा में काम करते, मैं मसलन मक्सी साहब थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं, सेंट्रल जोन के चेयरमैन थे, और वो GM थे वाटर के, तो वो कहते थे यार हमसे गुनाह जो है ना, वो हालांकि हम सिंधी हैं, लेकिन भाई मैंने रिटायर होकर वापस जाना है, मैं क्या करूँगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने जो इसका देखा है, इसमें अगर ये डैम बन जाता है तो वो बताते हैं कि तकरीबन 8,500 लोग जो हैं एक्चुअल उन्होंने मुतासर होना था, और उनमें से भी जो अक्सरियत 45,000 फैमिलीज, 4,500 जो फैमिलीज हैं वो उनका ताल्लुक पंजाब से है। KPK के सिर्फ 3-3.25 कोई तकरीबन 32-33 है। फिर ये इतनी मुखालफत क्यों है? समी साहब, मुखालफत शुरू में जो गलती हुई है ना, वहाँ से जब कालाबाग डैम के नौशहरा में निशान लग रहे थे ना, जब दुकानों पे निशान लग रहे थे, जब घरों में निशान लग रहे थे, एक्चुअली वो वहाँ की जो थी, वहाँ पानी नहीं आना था। वहाँ पानी ने, नौशहरा के उस इलाके में पानी ने नहीं जाना था। हुआ ये कि ये लोग ये कर रहे थे कि ये ज़मीन एक्वायर कर लेंगे तो उसकी जो बाउंड्री है उसको बड़ा कर लेंगे हम। निशान था असल में, जो कालाबाग डैम की जो सतह समंदर से हाइट है ना, वो इन्होंने इनिशियली रखी थी 932 फुट। अच्छा, फिर 932 फुट से कम करके 927 कर दी, फिर 927 से कम करके 918 कर दी। 918 फुट तक नौशहरा जो है वो तकरीबन 15-20 फुट ऊंचा है। पानी इतना उड़ के तो नहीं जाएगा, तो ये टेक्निकली तो किसी इंजीनियर को इस पे इतराज़, मुखालिफिन को इसके फवायद के बारे में नहीं पता था। सब पता है। देखिए ना, वहाँ से आपको 3500 मेगावाट, 3,500 मेगावाट वो बिजली मिलनी है। अगर आप फाइनेंशियल कॉस्ट डाल भी लें, यानी आप कर्जे लेके भी बना लें, तो तब भी उस पर लागत जो आएगी वो तकरीबन कोई ₹1.5 होगी फी यूनिट। और उसके अलावा पानी का 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी होगा। अच्छा, ये वो जखीरा है जो तरबेला और मंगला में डिप्लीट हो चुका है, वहाँ सिल्ट आ चुकी। आपने अच्छा, अब कालाबाग डैम बना भी ले तो ये आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला रहे।
आप उस जखीरे को रिवाइव कर रहे हैं। साहब ऐसी खबरें भी चलती रही ना, कालाबाग डैम बन जाएगा, मुल्क टूट जाएगा, इस तरह की जब हम डिस्कस करते रहे यहाँ पे डैम बनने से मुल्क टूट जाएंगे, मुल्क टूट रहा है। अच्छा, हालांकि देखिए मैं आपको ना ये जो 91 की कॉर्ड है ना, जिसमें ये लिखा है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़ी शानदार तकसीम है। यह था कि ये पंजाब हक मार लेगा, फलां ये कर लेगा। फैसला ये हुआ कि फ्यूचर के तमाम प्रोजेक्ट्स जो होंगे उसकी शेयरिंग जो होगी उस स्टोरी से 37% होगा पंजाब का हिस्सा, अच्छा। और 37% होगा सिंध का हिस्सा, 12% बलूचिस्तान का होगा, 14% केपी का होगा, ये 100% होगा। तो अब देखें, सिंध को भी फायदा, बलूचिस्तान को भी फायदा और पंजाब को, चारों सूबों की विन विन पोजीशन। और 3500 मेगावाट आप कह रहे हैं जिससे पूरे मुल्क को फायदा होना है ना भाई। ये देखें, एक घर में जब आप रहते हैं तो रिजर्वायर बनाते हैं ना, ऊपर छत के ऊपर छोटी टैंकी लगाते हैं ना, एक घर को फायदा जाता है ना। कोई बच्चा जो है आपको पता है पानी चाहिए हमें, पानी चाहिए। जब एक घर को एक टैंकी की जरूरत है, एक मुल्क को नहीं। बिल्कुल। तो आप मुल्क के लिए कहते हैं ये मुल्क टूट जाएगा। अच्छा, अब मैं इसी फैसले की तरफ आता हूँ जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है। बड़ी इस पे ले दे भी हो रही है और ये बात भी है, जाहिर है हमें जो सिंध में कंसर्न है, केपीके में है, वो सारे दूर करके ये डैम को आप बना सकते हैं। मुसल्लत करने की जो बात है वो तो तोड़ने के मुताबिक नहीं, मुसल्लत हो नहीं सकता। अच्छा, अब ये मैं फेडरल गवर्नमेंट के पास अब एक लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अब उनके पास कानूनी तौर पर आर्टिकल 154 के अलावा और कोई चॉइस है? नहीं, देखिए आर्टिकल 154 वो तो उनको कौमी असेंबली से जाके इसको वो जो जॉइंट सेशन बना के, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में ये फैसला हुआ है तो उसको अंडू करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन चाहिए। ये तो होना नहीं है सभी साहब, ना जॉइंट सेशन होना है, ना इसको उन्होंने उसकी लिस्ट में से देखा, जिसको कराना होता ना काम को करा रहे थे। बादशाह डैम कराना था ना, बादशाह डैम पे कन्विंस थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, उन्होंने उसको करवा लिया सीसीआई से। और इस पे बादशाह पे भी हम बात करेंगे, जो रात को समी साहब कर रहे थे वाशिंगटन में जो डेवलपमेंट होने वाली है, जो शेख साहब वहाँ गए हुए, तो ये अब जिसको कराना है उसने कराना। अब मौका है, देखिए इस डैम को सिर्फ मैं बताऊं पीपल्स पार्टी और एएनपी बना सकती है, दोनों बिल्कुल नहीं बनाएगी। दोनों आज मेमन साहब का बयान आ गया, मेमन साहब ने मुखालफत कर दी, बिल्कुल कर दी उन्होंने कहा नहीं बनेगा। बस इसका मतलब ये है कि नहीं बनेगा तो फिर ये फड्डा पड़ा रहेगा। और जो आपने बात की, जो हमारी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी सिल्ट की वजह से मंगला और तरबेला में जाया हुई है, वो रिवाइव नहीं होगी। और मैं फिगर देख रहा था कि कहाँ 2000 वो जो था आपके पास पानी, अब जो पर कैपिटा आपके पास 5400 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा हमारे पास अवेलेबिलिटी थी, अब वो कम हो गया 1300 नहीं, 1300 पे है, लेकिन कह रहे हैं कि 2020 में वो 1000 से नीचे आ जाए तो फिर वो हम पानी की किल्लत का शिकार। बात ये है कि मैं फिर जनरलाइज कर देता हूँ सामी साहब की तबाह पे, नागवार भी गुजरता है। व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? इसका मतलब ये है कि कोई प्रोग्रेसिव रोल अदा करने के ये पॉलिटिकल एलीट रह गई है। 62 वर्षों से ये एक छोटा सा मामला था डैम। दूसरे मुल्कों में डैम बनते हैं तो आबाद होते हैं, ये कहते हैं हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कौन लोग हैं? ये कैसी हमारी लीडरशिप है हजूर कि जो इसका कोई एक प्रोग्रेसिव रोल रह गया। मेमन साहब ने सवेरे बयान दे दिया, आप कह रहे हैं जाती तौर पे आपको इवन सिंध के रहने वाले शर्जील मेमन साहब का बयान आ गया, ये ऊपर की बात है, उनसे बहुत ऊपर की बात है। शर्जील मेमन को जो बात है वो उस लेवल पे नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी के है ना, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वहां के, नहीं जरूर वो आ गया ना। उन्होंने क्या जरदारी साहब की मर्जी के खिलाफ बयान दे दिया। जरदारी साहब जो करेंगे, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रेस पर बात करें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कन्विंस थी इस डैम लेकिन बना नहीं सकी वो। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से कॉलर है अमजद। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा जुल्फकार, ये बताएं कि अब लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक से कहा है कि जितने भी मुखालिफिन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, तो विफाक का इसमें अब क्या रोल हो सकता है? देखिए रोल ये तो अब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। बाय द वे ये जो उन्होंने डिसीजन का दूसरा ये ऑपरेटिव पार्ट है, एक वाज़ेह तौर पर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। अब विफाक का रोल क्या? इसमें विफाक का देखिए, ये तो शुरू से कह रहे हैं, ये सारे लोग बयान भी देते रहे कि इलेक्शन आ गया है, 3 महीने बाद उन्होंने इलेक्शन कराना है, तो वफाक अब रोल आगे कराएंगे।
नहीं देखिए मतलब देखिए जो 60 साल तक नहीं कर सके, अब जो दूसरा पार्ट है कोर्ट का, हम उस पर बहस करेंगे 15 मिनट कि जी उन्हें क्या करना चाहिए। आप मुझे बताएं, 20 साल से आप भी साफत में हैं, 62 वर्षों से ये तो ये कर नहीं सके और अभी कोर्ट का डिसीजन आ गया तो अब वो बना लेंगे फ्रेमवर्क नहीं, और उन्हें कर लेना चाहिए। टेक्स्ट मॉडल्स हो, नेक हो जाओ, बना दो सुबह 3 महीने में। अब ये तो काजी साहब उनके पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि इसको फैसले को इम्प्लीमेंट कर दी, दूसरा रास्ता ये है कि इसको जॉइंट सेशन तीसरा रास्ता वही है कि चुप कर जाओ। नहीं तो ये तीसरे रास्ते जो चल रहे हैं, रास्ता पे चल रहा है, ये हम तीसरे रास्ते पे चलेंगे। वफाक एडमिनिस्ट्रेटिवली कोर्ट ने तो ये हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली एक ऐसा फ्रेमवर्क आप डेवलप करें जिसमें जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके तहफ्फुज़ात हैं, आप उनको दूर करने का प्रैक्टिकल इंतजाम करें। यानी उनको बुलाएं, मीटिंग्स करें, उनके साथ कोई सेमिनार करें, वहां जाएं, उनको साथ इंटरेक्शन करें। मकसद ये है, अच्छा एक बात टेक्निकल लोगों को बीच में लाएं। लेकिन टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट ये पढ़ी है, ये 250 सफ़े की रिपोर्ट कहाँ किसी ने पढ़ी है ना देखी है कि भाई टेक्निकल कमेटी ने, देखिए मैं कह रहा हूँ फिजिबल है। आप डाउन स्ट्रीम कोटरी 10 मिलियन एकड़ फीट सालाना पानी, या 6 क्या लें, मतलब 10 कंजर्वेटिव हो चुके 6 कह देते हैं, 6 मिलियन एकड़ फीट पानी बिल्कुल कालाबाग डैम के बराबर। अगर आप डाउन स्ट्रीम कोटरी छोड़ दें वहाँ के मैंग्रोव्स को बचाने के लिए या वहाँ की इकोलॉजी को बचाने के लिए, उसके बाद भी टेक्निकल कमेटी कहती है 14 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद है ज़ख़ीरे के लिए कालाबाग डैम में। अच्छा, 14 मिलियन MF पानी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन मैं आपको जो हिस्ट्री के साथ ले जा रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में ये कालाबाग डैम का जो असल डिज़ाइन है उसमें यह है कि राइट बैंक पे 3 कैनाल्स हैं जिन्होंने बलोचिस्तान और KP को पानी देना था, और 3 कैनाल्स की लेफ्ट बैंक की थी जिन्होंने पंजाब की उन इलाकों को सराब करना था जो अभी भी मगर 2 करोड़ एकड़ अराजी पाकिस्तान में ऐसी है जो इस वक्त पानी न होने की वजह से बंजर हो रही है। तो आप डबल कर सकते हैं अपनी फूड सिक्योरिटी को भी और अच्छा अब वो तीनों नैन इधर से भी खत्म, इधर से भी खत्म। अब डिजाइन ये है कि ये स्टोरेज डैम है और इसका पानी सीधा समुद्र में। मुझे कॉल भी लेने थे, फैसलाबाद से कॉलर है तनवीर। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। मैं ये बात ये करना चाहता हूँ खासकर समी इब्राहिम साहब से, जो बहुत ज्यादा लाडली हुकूमत के हमेशा इसके हक में बोलते हैं। ये कालाबाग डैम अगले 50 साल में नहीं बना सकते। पक्की बात, आप 100 प्रोग्राम कर लें, नहीं बनेगा। एक बात ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ समी इब्राहिम साहब से, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, अब हमारे पाकिस्तान में हर शख्स जज बना हुआ है, ये गैरानी फैसला है। यहाँ तो हमें हुकूमत के साथ मिलकर CNG पेट्रोल पंप यहाँ हुकूमत के साथ मिलकर लूटने दें या आवाम को इसी तरह जलील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। समी इब्राहिम साहब, ये आपकी हुकूमत कब ये शुगर मिले चलाएगी? किसान रो रहा है, गन्ना सूख रहा है, आप ब्लैक मेल कब तक हुकूमत करेगी? इस तरह आवाम को जलील कब तक करेगी? समी इब्राहिम से मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, जवाब ले लें। हुकूमत का कब गिरेबान पकड़ेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। सभी साहब आपको तो ब्रैकेट कर दिया, उन्होंने बड़े खफा लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो सारी सही है। यानी जो शुगर मिल्स हैं, उन्होंने जो क्रशिंग का सीजन है उसका आगाज नहीं किया, और हम इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये बहुत किया है इस पर हमने कि ये बड़ी ज्यादती है और ये इनको करना चाहिए। जो CNG स्टेशन के हवाले से भी इन्होंने बिल्कुल जायज़ बात कही है कि लंबी लंबी लाइनें और मालकान जो हैं वो बिल्कुल वो लूट रहे हैं, और इसमें यकीनन जो बासर लोग हैं उनकी क्राइमल शामिल है, और वो बासर लोग हुकूमतों में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, अदलिया में भी हैं, हर जगह पर। हमारे लिए तो तीनों हुकूमत है ना, ब्यूरोक्रेसी भी हमारे लिए हुकूमत है, हमारे लिए जो, मगर बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को हमने इलेक्ट नहीं किया, हमने जिनको इलेक्ट किया है हमें उनसे जवाब चाहिए। कालाबाग डैम पर जो उन्होंने बात कही ना काजी साहब, अगर मुझे इजाजत दे, मैं ये बात फिर कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, ये टेक्निकली बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है और पाकिस्तान के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड पे सूरत हाल वो ये है कि सिंध के अंदर और KPK के अंदर एक तरह के वहाँ पर शकूक हैं जो गलत तरीके से फैलाए गए हैं। जब तक आप इनको शकूक को दूर नहीं करेंगे ना तो आप ये डैम बना सकते हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की तो फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। और आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत अच्छा होता अगर कालाबाग डैम के हवाले से फैसला किसी और सूबे की कोर्ट से आ जाता। पंजाब के हवाले से बहुत छोटे सूबों को वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, भले वो गलत ही होंगे, लेकिन इससे वो जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उनको फिर मौका मिलेगा ये कहने का कि देखें ये पंजाब ही सियासी मसला है। देखें बात ये सियासी मसला है और जो लोगों पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की बात की, मैं इनसे एक बात मुझे बात बताएं, जिन लोगों ने यहाँ डैम नहीं बनने दिए उनसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत कोई है? भाई पाकिस्तान कुव्वत दुश्मन कहीं बाहर से आनी है, जो जिन्होंने इसको इकोनॉमिकली डेवस्टेट कर दिया। अभी आपका 2013 का बजट आ रहा है, देखिए कौन सी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर बनाती है और कैसे बनाती है और क्या सितम तोड़ती है लोगों पे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें कौन हैं?
कि जो बना डैम बन सकता है, बेतू साहब कह रहे हैं उसको नहीं बनने दे रही, इस मुल्क को सजने संवरने नहीं दे रही। तो अब ये हमको कहना कि पहले हम शुरुआत ठीक करनी शुरू, लीडरशिप ऑनेस्ट डायलॉग करने के काबिल नहीं है। जो सिंध की लीडरशिप ये नहीं कह सकती कि हुजूर ठीक है भाई उनसे हुआ, इस मुल्क की ये इंटरेस्ट है और बनाए, जिनमें इतनी औकात नहीं है वो क्या बनाएंगे। एक और कॉलर लेने दे मुझे, मियां वाली से सकलैन है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। बीबी, मेरा सवाल यह है कि अगर डैम नहीं बनता तो आप ऐसा करें, हुकूमत से गुजारिश करें कि मियां वाली की बिजली तो कम से कम पैदा कर दें, 500 मेगावाट तो कर देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखे ना, हाँ, बिजली का लोगों के मसाइल हैं। देखें समी साहब, आप कह रहे थे ठीक है जी सिंध और केपी को इस पर इतराज़ है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, इसी इत्तेहादी हुकूमत ने भाषा डैम का तो फैसला किया हुआ है ना, CCI से क्लियर भी किया। 5 साल में समी साहब एक ईंट नहीं लगी। क्या ऐसे होती है प्लानिंग, या ये होती है आपकी कमिटमेंट? अगर भाषा डैम को आप स्टार्ट भी 2 बार उसका इफ्तिताह हो चुका है, एक बार मुशर्रफ साहब कर चुके हैं, ये तमीर नहीं शुरू हुई। मैं कहता हूँ एक ईंट सिविल वर्क्स पे एक ईंट नहीं लगी, और जो लैंड एक्विजिशन होनी है उसका 10% हुआ। तो ये देखें, ये मामले वो 10 अरब से कालाबाग डैम बनता है। आप उनका PSDP उठा कर देखें, जो काम ये करना चाहते हैं वो टकाटक होता है। यानी लाहौर में अगर ये सड़क बन रही है ना, कोई 27 अरब कह रहा है, 80 अरब पता नहीं कितना, लेकिन वो बन गई ना, उनका दिसंबर में बनेगी। नहीं, सारे एक हैं, ये आपस में सब मिले, नहीं अपना काम जिसपे विजिबल डेवलपमेंट। कालाबाग डैम किसी को या भाषा डैम किसी को नजर नहीं आना, वहां किसी ने जाना पहाड़ों में देखने उसको। तो बेसिकली जुल्फिकार, जो ये हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे ये फायदा होगा, तो ये मीडिया की एक कोशिश है अवाम को अपराइज करने की, उन्हें बताने की कि आप अपनी क़यादत पर ये दबाव डालें। ये तो हम कर रहे हैं, यही बात। तो ये इस गुफ्तगू का मकसद ही ये है कि जो लोग उनको एक्सपोज किया जाए, जो अपने जाती मफादात को पाकिस्तान के मफादात बना के पेश कर रहे हैं। समी साहब, बात आप फरमा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वोटों के लिए हो रहा है ना, किसी डैम ना बने हमारे वोट खराब हो जाएंगे, तो वोटों के लिए सड़क भी बन रही है, वो विजिबल डेवलपमेंट नजर आती है ना, लोग कहते हैं यार बड़ी सड़क बनी, वोट। ये देखिए, ये साइकी है, ये हमारे हुक्मरानों की एक साइकी है कि हमने लोगों को वोट लेने हैं, ये नहीं देखना कि पाकिस्तान का फायदा, इस मुल्क का फायदा, आवाम का फायदा क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें ये नहीं। देखो, बंद गली में लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। डेवलपमेंट है कोई नहीं, ग्रोथ रेट कहाँ खड़े हुए हैं, डेवलपमेंट कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि रेट्रो जो जिस क्लास ने अपने काम करने थे उसने काम नहीं किए और नहीं करी, और उसमें अब एलियत भी शायद हिस्टोरिकली नहीं। अब अगली आगे बढ़ते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, मैं एक तो IMF की ये जो एक नया हदायतनामा आया है, उसमें उन्होंने हमें कहा जी कि एक तो अच्छा इनका एक तरीकाकार है, और खासी डेवस्टेशन इसी तरीकाकार ने यूरोप में जिस तरीके से उन्होंने रेसिपीज दी हैं, उड़ा के रख दिया पूरे यूरोप की बेशतों को। मगर हमारे यहाँ जो कुछ बातें तो ठीक है उनकी, वो ये कह रहे हैं जनाब कि आपके यहाँ डबल डिजिट इन्फ्लेशन दोबारा हिट करने लगी है, और फिर साथ उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है, अच्छा अभी वो ये कर क्यों रहे हैं, वो ये उन मुल्कों की स्टडी करते हैं, हम उनसे अब कुछ ले तो नहीं रहे, हमारा वाइंड अप कर दिया उन्होंने प्रोग्राम, लेकिन स्टिल उनके पैसे हमारे पास है और हमने उन्हें वापस करने हैं, लिहाजा वो ये एक एनालिसिस हमें गाय देते रहते हैं। मगर उन्होंने एक अलार्मिंग पिक्चर पेंट की है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ अब इलेक्शन ईयर आ गया है और बहुत और मौजूदात जो हैं वो छिड़ गए हैं, लेकिन ये वो तो मोती साहब 6.5% कह रहे हैं, मगर हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डेफिसिट आ रहा है अभी दरपेश हो सकता है वो 8%। डॉक्टर सलमान शाह साहब से हमारी बात हुई थी, ये 8% तक हो सकता है। तो ये जो इस सारे हाव हू में, इस सारे इलेक्शन इलेक्शन होगा नहीं होगा, फरतुल्ला बाबर साहब कहते हैं अभी कुछ नहीं पता, कायरा साहब कहते हैं जनाब नहीं मई में होगा, तो क्या इसमें भी किसी का कोई है अंदाजा कि जो 2013 में हमने बजट बनाना है, इसमें मैंने एक और जगह प्रोग्राम किया था बाकायदा 2-3 साल पहले कि यार ये जो फिगर्स हमें इंडिकेट करें ये 2013 का बजट कैसा होगा और ये किस पे डालेंगे इसका सारा मलबा। काई साहब, मैं चूंकि स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स रिपोर्टिंग का, मैं आपको अर्ज करूँ कि ये IMF या वर्ल्ड बैंक या ADB ये करते रहते हैं, ये अपनी उनकी स्टडीज़ होती हैं, वो गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप अगर आप सियासत के लिए 300 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, लोगों के वोट ना ख़राब हो जाएं पावर सेक्टर में, तो जनाब आप लोगों से जो टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स भी लें। आपका 34 लाख आदमी टैक्स नहीं दे रहा, इनको पकड़े, आप इनको पकड़े ना। तो आप हमसे मांग रहे हैं, आप हमसे मांग रहे हैं उधार पे उधार दिए जाओ, उधार पे उधार, तो आप अपने लोगों से जो आपके अंदर GDP रेशियो 9% है, 14% एक बार होकर फिर वापस आ गई है, भाई इसका भी कोई इंतजाम करें। तो क्या हम उनको गलत नहीं कह सकते, उनके इंटरनेशनली उन्होंने आखिर उस कौम ने तरक्की की है ना, तो आखिर किसी कानून कायदे के तहत की है ना, ऐसे नहीं की। तो हम वो कहते हैं इस रास्ते पे नहीं कह रहा, मुझे गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जहां उनके प्रोग्राम्स थे मैशतें डेवस्टेट हुई हैं, मगर मैं पार्शली एग्री करता हूं वो जो बात करें, मगर जो उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल दिया था हमें
ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का, जो उन्होंने हमें न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स बताई थी, जो उन्होंने कहा था सारी मार्केट्स को डीरेगुलेट कर दो, तो पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक डेवस्टेशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट टू मिस्र तक हुई है, वो उसकी वजह थी। वो एक अलग कहानी है, इसमें नहीं आती। मगर मैं आपसे एग्री करता हूं, वो ठीक कहते हैं कि अपने लोगों को टैक्स लगाए, मगर मेरा आपसे सवाल है, ये 40 लाख लोग तो हमारे हुक्मरान हैं 180 मिलियन में से, ये अपने आप को टैक्स लगा रहे हैं? नहीं लगा सकते। ये तो हम पे टैक्स लगाते हैं ना। आप माचिस लेने जाते हैं, आप पे टैक्स लगता है। अभी पता चला है कि जो सीएनजी पे दोबारा टैक्स लगने लगा है, इसको आने पार लाना चाहते हैं उसके साथ। तो ये इशू ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का एक छोटा सा मसला है। मसला ये है, जैसे हम वाटर स्टोरेज डैम की, कालाबाग डैम की बात करें, समी साहब और काजी साहब, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। एक साल आप फ्लड से उड़ जाते हैं, अगले साल आप ड्राउट से उड़ जाते हैं। आपके पास डैम नहीं होंगे तो फ्लड से है ही नहीं, आपकी प्लानिंग कोई नहीं ना। यानी आप ये कह नहीं सकते कि आपकी कॉटन क्रॉप जो है वो 14 मिलियन बेल होगी कि 10 पे रह जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि 25 मिलियन टन आपकी होगी वीट या आपकी नीचे चली जाए। आप इंपोर्ट करेंगे, वो कहते थे कारा साहब 3-4 दिन पहले कि हमने 25 मिलियन टन 25 लाख टन इंपोर्ट से लिया था और अब सरप्लस में ले आए। भाई सरप्लस में ले आए, फिगर से आप एग्री करते हैं कि जो हमें मेरे ख्याल में इंटरनेशनली आई थी कि जो पिछला 2010 का सैलाब था, उस पानी की जो मालियत थी जो हमें भाग के ले गया वो $10 बिलियन का था, और जो नुकसान कर गया वो 10 बिलियन। यानी जो आपके लिए रहमत है, इन लोगों ने उसको हमारे लिए अज़ाब बना दिया। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास चूंकि प्लान, देखिए आप एग्रीकल्चर मीशत प्लानिंग होती तो स्टोर हो सकता था, स्टोर हो जाता, तो अब ना सैलाब का शिकार। वो $10 बिलियन वो कह रहे हैं इससे आप बना सकते थे। $10 बिलियन का लॉस, का इंफ्रास्ट्रक्चर साथ बाके ले गए। $10 अरब का नुकसान बच जाता, $10 अरब की आपकी इकोनॉमी में और जाना इजाफा हो जाता। समी साहब आपकी खबर की तरफ आते हैं। फ़लस्तीन को नॉन मुबस्सर मुल्क का दर्जा हासिल हो गया 60 साल के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा में ही एक रेजोल्यूशन के ज़रिए वो इसराइल और फ़लस्तीन की तकसीम की गई थी। अगरचे अब ये एक अपग्रेडेशन है, उससे ये होगा कि अब बहुत सारी जो दूसरे झैली इदारे हैं, जिसमें एक वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और वो क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पर फ़लस्तीन जो है वो दरख्वास्त दे सकेगा कि जो इसराइल के अंदर जो वॉर क्राइम्स हैं या इस तरह की जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, उस पर वो उन कोर्ट्स में, उन फोरम में अपनी आवाज़ को उठा सकेगा। लेकिन जो इसको एक बड़ी फतह करार यह दिया जा रहा है, क्योंकि 138 ममालिक ने इसके हक़ में वोट दिया, 193 ममालिक टोटल हैं यूनाइटेड नेशन में, तो जो एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए, उसमें इजाफा हो रहा है। पिछले साल ये काम नामुमकिन था, इस साल ये काम मुमकिन हुआ। तो तवक्को ये की जा रही है कि आगे चलकर ये इस बात के शायद इसराइल पर और अमेरिका पर दबाव बढ़े कि वो कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करके, जो एक ये थ्योरी थी कि 2 नेशन साइड बाय साइड कायम हो और अमन के साथ आप जिंदगी गुजारें, तो उसकी जानब हम इसको ये कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली एक हमने उसमें इजाफा हुआ। हम दुआ ही कर सकते हैं कि उनके दिल में कोई रहम पैदा हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जमीन पर तमाम आपकी यूएन के बावजूद जो पावर की इक्वेशन होती है, पावर जो सेटल होती है, वो फौजों से होती है, ताकत से होती है, और वो नहीं है उन लोगों के पास, और जिनके पास हैं they will have their day। समी साहब, हमें न्यूयॉर्क में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ, उनसे भी बात करनी है। दुनिया टीवी की नशरियात अमेरिका में शुरू हुई हैं, तो जरा लोग बड़े खुश हैं। आसिफ हमारे साथ है लाइन पे। आसिफ, लोग अक्सर हमें फोन करते थे, ईमेल्स करते थे कि आप अपनी नशरियात बाकायदा तौर पर यहाँ से शुरू करें। जाहिर है जब वो वेब पे हमारे नेट पे प्रोग्राम्स देखते तो उनका दिल चाहता था कि हमारा भी प्रॉपर यहाँ पर चैनल है। तो अब लोग यकीनन खुश होंगे वहां पर। जी, हम बहुत खुश हैं, और जो हार्डकोर फॉलोइंग है दुनिया के जो हैं फैंस या जो लोग रेगुलरली वॉच करते थे उसको स्ट्रीमिंग पे या इंटरनेट पे, तो ये बड़ा कंफर्टेबल काम हो गया कि आप अपने डाइनिंग रूम में या लिविंग रूम के काउच में बैठ के आराम से दुनिया टीवी की नशरियात जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और आपका प्रोग्राम भी जो है लोग बड़े शौक से देखते हैं और उसको एंजॉय करेंगे रात को सोने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम था वो प्राइम टाइम पे होता था। तो आसिफ, ये बताइए कि जो अब जो मामलात हैं, जो अमेरिका के मामलात हैं, पाकिस्तानी जो फेस कर रहे हैं, या ओवरऑल दूसरे बड़ी सियासत है, उसकी भी आप फिर हमें आगे चलकर खबरें देंगे, उन इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, ताकि अमेरिका के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, दुनिया देखें तो उन्हें पाकिस्तान की खबरें भी मिलें, और अमेरिका के अंदर भी जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो मामलात हैं, उनके बारे में भी उन्हें आगाही हासिल होती रहे। बिल्कुल समी साहब, बड़ा ही खूबसूरत और मेरे दिल की बात कही आपने। और होगा ये कि इंशाल्लाह अब ये जो राब्ता है ना आपका और अमेरिका का, वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोकल इवेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्शन करेंगे, या न्यूयॉर्क से और बाकी जगहों से भी हम कोशिश करेंगे जो लोकल कम्युनिटी की न्यूज़ है उसको गैदर करके तो आप तक पहुंचाई जाए, और लोग जो है ना वो अपनी लोकल खबरें जो है ना वो भी दुनिया न्यूज़ पर देख सकें।
ठीक है। एक जो रिश्ता है ना जो पाकिस्तानियों का अमेरिका में रहने वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और खासतौर पर पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी शहरी बड़े से कंसर्न होते हैं। ये बड़ा बहुत ज्यादा बड़ी शादी मैं चाहता हूँ एक खबर मैं जरूर तो साहब जुल्फकार मैं तुम्हें प्यार से भी कहता हूँ क्योंकि मेरे कोलीग तो हैं मगर मेरे दोस्त भी हैं। तो एक खबर जो है जो 3 मजदूर रात सफोकेट हुए, 5 थे सो रहे थे और वो जो अच्छा मैंने इस खबर को आज जब उठाया सुबह मैं 4 बजे ये खबरें देख रहा था कि वो मुझे सिब्ते अली सबा का एक शेर साहब याद आया जो आप ही कभी कभी पढ़ते हैं कि औरों की चादरों पे बनाती रही वो फूल, पैबंद उसने अपनी कबा पर सजा लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो हमारे लिए दालान बनाते हैं, जो हमारे फार्म हाउसेज बनाते हैं, जो खूबसूरत जगह बनाते हैं। तो हमने उनको कैसी ज़िंदगी दी। फिर मुझे इसी से मुझे याद आया कि ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री में हम फ़ख्र से वो कपड़े देखते हैं कि जी हमने पहने हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो ये अच्छा या फिर और आगे बढ़ जाए जो हमारे लिए ये गंदम उगाते हैं और हम जो आधे चावल छोड़ के उठ जाते हैं वो बेचारे प्यास से खाना खा रहे होते। जो समाज और जो निज़ाम जुल्फ़कार साहब अपने तख्लीक करने वालों का ये सलूक करता है उनके डैम नहीं बनते, उनकी जिंदगी इसी तरह बर्बाद। ये खबर बाजार छोटी सी है, ये सिंगल कॉलम की अखबार में लगी होगी। हाँ बहुत बड़ा एक बयान लगा होगा कि आज सेलुलर कंपनीज को फलां इजाजत दे दी उन्होंने। ये कहीं खबर रुल रही होनी है किसी अखबार के बड़े दूर के पन्ने पर, ठीक है, मगर ये है वो बड़ी खबर। और ये है हमारे क्राइसिस की शादियां सबसे बड़ी वजह। जब तक हम अपने अवाम तख्लीक करने वाले पैदा करने वाले जो लोग हैं उनको इस तरह की जिल्लत की जिंदगी देंगे तो हमारे डैम कभी नहीं बनेंगे। शाजिया मैं वो उसका जिक्र करना चाहता हूँ, DGPR डायरेक्टर जनरल पंजाब के जो ऑफिस में 70 मुलाजमीन हैं काजी साहब अपना जुल्फ़कार अली, उनको 2009 में कंफर्म किया गया एक प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत। उन्होंने भी अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए। 2-3 साल से वो परमानेंट एम्प्लॉय की हैसियत से तनख्वाहें ले रहे हैं। एक सीनियरिटी लिस्ट भी बन गई। इसी महीने कुछ 8-10-12 दिन पहले अचानक वन फाइन मॉर्निंग उन्हें एक लेटर मिला कि जनाब वो जो लेटर हमने 2009 में आपको कंफर्म करने का जारी किया था हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं और साथ ही ऑफर की कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल के लिए मुलाजमत अगर करना चाहें तो कर लें। मैं एकदम से मैं कुछ उन लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वो कोर्ट में भी जा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या ये गुड गवर्नेंस ये देखे पता क्या है, देखिए ये सिर्फ एक DGPR का मसला नहीं है, तमाम सूबाई हुकूमतों का मसला है और फेडरल गवर्नमेंट का मसला भी है। ये जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपने लोगों को या अपने वोटर्स को या अपने सपोर्टर्स को वो अकोमोडेट करती है। आप इसको छोड़ें, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फेडरल को देखें, वहाँ पे जितने एडवाइज़र लगे हुए हैं ना समी साहब, वो आपको पता है। और एक दो को मैं भी जानता हूं। अच्छा जो पीटीवी में भर्ती हुई है अब माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी लंबी अब भी फिर रहे होते हैं मगर बड़ी गाड़ियों में नहीं। जो पीटीवी में जो भर्तियां हुई है आपको पता है कि किस तरह सिफारिशें भी हुई हैं और कितने वो प्रोफेशनली कितने बड़े लोग आप देखें मतलब उनकी क्या स्टैंडिंग है प्रोफेशन में। ये अफसोसनाक है। देखिए कानून क्या था, आपने सही फरमाया कि जब इनको भर्ती करते हैं तो भाई इनको बता दो कि कंफर्मेशन कोई नहीं होनी जब तक हुकूमत। मैं जिक्र कर रहा हूं मुलाजमीन का जो कंफर्म हो चुके हैं और 2009 से कंफर्म तनख्वाहें ले रहे हैं, सीनियरिटी लिस्ट बन गई है और टेस्टों के जरिए आए हुए लोग हैं, उनको जनाब उन्होंने विद जस्ट 1 स्ट्रोक ऑफ पेन इससे आगे की बात करते हैं कि आइन की रूह से गालबन 37 है, मैं तो आइन का नहीं, वो कहती है कि हर आदमी को उसकी सलाहियत के मुताबिक नौकरी देना और उसकी जरूरत के मुताबिक तनख्वाह देना रियासत का फर्ज है। कहाँ वो शिक, मैं तो कहता हूँ ऐसे मिलजुल ऐसे शिक निकाल ही दें यार। आप 2/3 मेजॉरिटी है, इनको बाहर निकाल। अमल दरामद कैसे हो? अमल दरामद से उलट हो रहा है। नौकरी मैं कहता हूँ निकाल ताकि आपकी गवर्नमेंट आईनी तो हो जाए, क्योंकि इसके मुताबिक 2-3 महीने रह गए। अब तो देखो 2-3 महीने रह गए, अब इसको रहने दें, शायद अगली को बेहतरी। अच्छा ये क्योंकि अब इलेक्शन की बात हो रही है तो एक कल डेवलपमेंट हुई वहाँ पर जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था हल्का बंदियों के हवाले से, तो मैं सुन रहा था रात MQM के जो सरबराह हैं अल्ताफ हुसैन, उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने जो अदालत में जो रिमार्क्स आए हैं उस पर उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है, क्योंकि उन्होंने कोट किया कि जज साहब ने ये कहा कि हल्का बंदियाँ इस तरह से की जाएँ कि किसी एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी जो है ना वो कायम ना हो। तो अगर तो ये रिमार्क इस तरह का आया है तो ये वाकई बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक जुमला मोतरज़ा जिसे कहा जाएगा। और जो कंसर्न अल्ताफ हुसैन साहब ने कहे हैं कि ये बात सही है कि अगर आला जो फोरम्स हैं वहाँ से ये बात आए कि एक पार्टी को और फिर ख़ास तौर पर एक
इलाके के हवाले से ये बात की जाए तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी बात है जो इसको गौर करना चाहिए कि रिमार्क्स बेसिक देखें। हम हमेशा ये कहते हैं कि खास तौर पर जो जजेस के जो रिमार्क्स हैं ना वो बहुत अहम होते हैं, वो एक आदमी आम आदमी की बात नहीं होती, वो एक माइंडसेट की निशानदेही कर रहा होता है। भाई आप इलेक्टोरल लिस्ट ऐसे ना बनाएं कि किसी को अनड्यू फेवर हो, ये तो बात सही, लेकिन ये कहना कि सवालिया निशान तो जितना बड़ा सवालिया निशान कराची की रूलिंग पार्टीज पे है ना सर, वो किसी और पे नहीं है सर। डिमार्केशन कोर्ट ने ये कहा, बात मैं कायद साहब से इत्तेफाक करता हूं। देखिए जिसकी जो ताकत है ना उसने अपना हल्का बना लिया, उसने वो सारे इलाके निकाल दिए जो उनके मुकाबले। एक घर में यार ये ज्यादती तो नहीं, 650 वोट है एक घर में। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि सोशल मीडिया पे ज्यादती का सोशल मीडिया ये जो ये बात कहनी नहीं, मैं अब जरा सुने ना, देखें ये इसको बात को गोल मोल ना करें, मट्टी ना डालें, इसके ऊपर गर्द ना उड़ाएं। बात यह है कि अगर कोई जज ये बैठ के कहे अदालत में कि इस तरह से हल्का बंदी करें कि जनाब एक सिंगल पार्टी की मेजॉरिटी कायम ना हो, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं कि ये मैंडेट जाली है, ये शकू को शबाब बढ़ाएगा? ये बात नहीं ऐसी होनी चाहिए। बाकी जो आपने बात कही वो सही होगी, लेकिन वो अपने उसका इससे ताल्लुक नहीं है। एक गलत जो है इसका मतलब यह है कि दूसरा भी गलत करे काम। कराची का मैंडेट तो शफाफ है, बिल्कुल बताएं जरा। नहीं बात ये है, बात मैं समझता हूं शफाफ मैंडेट है, और मैं ये खुल के कहता हूं कि एमक्यूएम जो है वो कराची की नुमाइंदा जमातों में से एक है। एमक्यूएम की पॉलिटिकल पोजीशन पे खास तौर पे कराची में कोई सवाल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। 1 लाख जो मर्जी एक तरफ 1,30,000 वोट है, दूसरी तरफ 3,000 वोट है, तो बस ये बड़े सवाल है। अभी इस पे बहुत सारी चीजें आती हैं जो मीडिया पे आप डरते हुए लोग कहते नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे भी, और सबसे बड़ा अज़ाब ये है, सबसे बड़ा अज़ाब ये है कि आप इलेक्शन जज की कुर्सी पे बैठ के, जज की कुर्सी पे बैठ के आप ये बात करें। अगर उनका ये रिमार्क है, मुझे नहीं पता किसने क्या उन्होंने बोला, और तो फिर आपको पता ही नहीं। अगर उन्होंने कहा है, अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी की फेवर में इलेक्टोरल लिस्ट ना बनाओ क्योंकि वहां ये हो रहा है, वहां ये वारदात हुई है, वहां पे कोई खड़ा नहीं हो सकता रहा किसी के मुकाबले में, ये बातें हैं। वहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके डीजी जो है उसका वो कह चुके हैं, डीजी इन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई है, अपनी प्राइवेट आर्मी इलेक्शन जीत के आते हैं, इलेक्शन जीत के लगारी सब आते हैं वहां से हर दफा, बड़ी माशाल्लाह हर जगह से वही जीत के आ रहे हैं। पिछले 42 जो इलेक्शन सालों में जितने इलेक्शन हुए हैं 1100 बंदे बार इलेक्ट होके आ रहे हैं। पहली बार इतना साफ शफाफ इंतजाम बन रहा है इलेक्शन के लिए, बनने दें। शाजिया आपके क्लोजिंग का भी वक्त हो गया, क्लोजिंग का वक्त हो गया, लेकिन मैं खबर का जिक्र जरूर करना चाहता हूं। बिल्कुल एक सिर्फ लाइन लूंगा कि लाहौर में 6 माह के दौरान 310 लाशें मिली हैं लावारिस लोगों की, उनमें से सिर्फ 71 की शिनाख्त हुई और बाकियों को दफना दिया गया ये कहकर कि ये शायद नशेई थे शायद, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि ये किनके प्यारे थे और क्या वो वाकई नशेई थे। मेरी कुछ जो मुर्दा हाउसेज हैं उनसे बात हुई कि पुलिस वाले मैयतों को भेज देते हैं, उसके बाद आते नहीं है और अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फिर अगर ये हो कि ये मर्डर है, अनसॉल्व मर्डर है, तो एक तो अपना रिकॉर्ड खराब होगा और फिर तहकीकात करनी पड़ेगी कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे। तो ये खबर का हम यहाँ पर ज्यादा जिक्र नहीं कर सके, लेकिन नाजरीन को ये बताते चलें कि हमारे आने वाले जो आज के सारे बुलेटिन हैं उसमें इसके हवाले से तफसीलात होंगी, इसके अलावा से न्यूज पैकेजेस भी होंगे जो ये बताएंगे कि ये किस तरह एक सिलसिला जारी है। यानी रोजाना बताया जा रहा है कि शहर के किसी न किसी थाने से आपको 1 या 2 ऐसी लाशें मिलेंगी। नहीं समी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस के पास इस किस्म की लाशों को दफनाने के फंड ही नहीं होते। जिसके गले पड़ जाता है ना जिस पुलिस अफसर के, वो कहता है 2-4 मिनट में जाके। आखिरी फिक्र कि अभी मैं तस्वीर देख रहा था कि अखबार में माँ बाप हैं, बूढ़े बच्चे बेरोजगार हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं, सर्दी है, रोजगार नहीं है, वो मर जाते हैं, वो उठा के ले आते हैं। यही हो रहा है यहाँ पे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आपसे मुलाकात होगी तीर वाले।